Alright, our next topic is effusion and diffusion. So first of all, let's talk about what this effusion actually is. अगर आप definition देख रहे हो, the escaping out of gas molecules through a small hole or aperture under pressure, that's what we call as effusion. अब इसका मतलब क्या है इस effusion का, वो देखें आप पहले. अगर for example एक कंटेनर ले रहा हूं मैं और इस कंटेनर में मैंने गैस मॉलिक्यूल्स रख लिए. इस कंटेनर में मैंने व्हाट आई डिड, यहां पे मैंने गैस मॉलिक्यूल्स रख लिया. अब आपको ऑलरेडी पता है गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली रैंडम मोमेंट में होते हैं, राइट? जिसकी वजह से ये तो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर के वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, ठीक है? अगर इसी कंटेनर में यहां पे छोटा सा होल कर दूं, ये मैंने होल कर दिया इस कंटेनर में, क्या मैं बोल सकता हूं कुछ पार्ट ऑफ द गैस will be escaping out through the small hole? Is that clear? And the escaping out of gas molecules through a small hole or aperture under pressure, that's what we call as effusion. That's what we call as effusion. Simple terms में effusion को कैसे define करेंगे हम? जब भी आपके पास कोई गैस कंटेनर में होगी और इस कंटेनर में आपने छोटा सा होल कर दिया होगा, उस होल के थ्रू गैस बाहर आ रही होगी, ठीक है? बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से कुछ गैस मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे एंड दिस गैस मॉलिक्यूल्स के बाहर आने को ही द एस्केपिंग आउट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्मॉल होल अंडर प्रेशर, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एफ्यूजन. दैट्स व्हाट वी कॉल एज एफ्यूजन. तो ये वाली प्रोसेस यहां पे इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम एफ्यूजन, ठीक? अब इसके बाद इस कंटेनर के बाहर यहां से एटमॉस्फेयर है, राइट? यहां से क्या है? एटमॉस्फेयर. अब जो यहां पे एफ्यूज्ड गैस होगी, जो गैस बाहर गई होगी, बाहर निकली होगी, वो इस एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होके एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है. क्या बनाती है? होमोजेनियस मिक्सचर. तो जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल एफ्यूजन होता है, फिर जो एफ्यूज्ड गैस होती है वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद एटमॉस्फेयर के साथ मिलके क्या बनाती है? एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है. एंड दैट spontaneous intermixing of effused gas, spontaneous intermixing of effused gas with the surroundings, with the atmosphere to form a homogeneous mixture, that's what we call as diffusion. That's what we call as diffusion. तो सबसे पहले क्या होता होगा? effusion होता होगा. फिर ये जो effused gas होगी ये एटमॉस्फेयर के साथ मिलके क्या बनाती होगी? एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाती होगी. होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है? और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो रही है, ठीक है? तो उस प्रोसेस को the spontaneous intermixing of the effused gas with the atmosphere to form the homogeneous mixture, that process is what we call as diffusion. That process is what we call as diffusion. Is that clear? So can I generalize a simple statement? Effusion is always followed by diffusion. Effusion is always followed by diffusion. तो जब भी effusion होगा उसके बाद आपको पता ही होना चाहिए कि effusion जब भी होगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद diffusion होगा, ठीक है? I hope you are clear with the two terms, what is effusion and what is diffusion. अब इसके बाद एक टर्म यहां पे आती है rate of effusion or diffusion. Rate of effusion or diffusion. वो देखिए आप क्या होता है. देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं हेडिंग लिख रहा हूं rate of effusion or diffusion, ठीक है? इसको R से डिनोट करते हैं. किससे? R से डिनोट करते हैं. अब ये rate of effusion और diffusion होता क्या है वो देखिए. सबसे पहले कंटेनर एक लिया मैंने और इस कंटेनर में मैंने कोई भी गैस रख दी, ठीक है? अब आपको ऑलरेडी पता है कुछ गैस मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर आ रहे होंगे. Is that clear? Let's say gas का VmL of gas is coming out of the container. Let's say VmL. कितना गैस का वॉल्यूम बाहर आ रहा है? VmL of gas is coming out of the container in t seconds. In t seconds. मतलब टाइम t seconds में गैस का कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है? VmL बाहर आ रहा है. रेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए आप, रेट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द गैस. Volume of the gas or number of moles of the gas escaped per unit time. देखिए
अगर आप यहां पे देख रहे हो कंटेनर में गैस प्रेजेंट थी, इस गैस का VmL बाहर आ रहा है t सेकेंड्स में, ठीक है। अगर मुझे यहां पे इस गैस के लिए रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन डिफाइन करना होगा, कैसे लिखूंगा मैं? आई बी राइटिंग सिंपली R इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम एस्केप्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इज दैट क्लियर? तो सिंपली मैं लिखूंगा V डिवाइडेड बाय T। क्या लिखूंगा? V डिवाइडेड बाय T। कितना वॉल्यूम गैस का बाहर आया है, कितने टाइम इंटरवल में? T टाइम इंटरवल में कितना गैस का वॉल्यूम कंटेनर से बाहर आ गया है। इज दैट क्लियर? ये एक तरीका होता है रेट रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका देखिए आप, यहां पर मैंने रेट को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एस्केप्ड। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉल्यूम का आइडिया नहीं है, आपको इतना पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने एस्केप हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने बाहर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से n number of moles is coming out in t seconds, n number of moles is coming out in t seconds। फिर मैं रेट को यहां पे लिखूंगा मैं number of moles which are coming out of the container in a small time interval t, एक small time interval t में कितने moles of gas यहां पे कंटेनर से बाहर आ रहे हैं, वैसे ही मैं रेट को डिफाइन कर सकता हूं। तो रेट डिफाइन करने की डेफिनेशन जो हमने लिखी थी, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस escaped through a small hole per unit time। एक यूनिट टाइम में कितना ml ऑफ गैस, कितने मिलीलीटर्स ऑफ गैस बाहर निकल रहे हैं, यह हम बोल सकते हैं एक स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। या इन जनरल आई कैन से, अगर मुझे मोल्स के टर्म्स में बात करनी होगी, आई कैन से कितने मोल्स ऑफ गैस बाहर आ रहे हैं इन टाइम इंटरवल t। तो रेट यहां पे डिफाइन की जाएगी, या तो मैं वॉल्यूम ऑफ द गैस एस्केप डिवाइड बाय टाइम लिखूंगा, या मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप डिवाइडेड बाय टाइम। इज दैट क्लियर? ये रेट की एक जनरल फॉर्मूला बन जाती है। इज दैट क्लियर? अब इस रेट की यूनिट्स क्या होंगे, आप खुद भी बता सकते हो। देखिए आप, रेट की यूनिट्स अगर मैं इस फॉर्मूला से देखूं, वॉल्यूम मैंने किस में लिया था वहां पे? मिलीलीटर्स। टाइम किस में लिया था वहां पे? सेकंड्स में। तो रेट के यहां पे यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मिलीलीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं, यहां के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? यहां पे मैंने मोल्स लिए, यहां पे टाइम लिया है, तो यहां पे यूनिट्स क्या हो जाएंगे? यहां पे मोल्स पर सेकंड। इज दैट क्लियर? मतलब यूनिट्स आप रेट के बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जो एक्चुअल टॉपिक हमारा है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज, ये था बेसिक्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज, आई मीन बेसिक्स ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। वो हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे पैटर्न के प्रॉब्लम्स बनते हैं और उससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन यहां पे डिस्कस करेंगे। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास दो गैसेस प्रेजेंट है, दो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेट्स से एक गैस मॉलिक्यूल मेरे राइट हैंड में, दूसरा गैस मॉलिक्यूल मेरे लेफ्ट हैंड में। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो मेरे राइट हैंड में गैस मॉलिक्यूल है, लेट्स से इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ठीक है। जो मेरे लेफ्ट हैंड में मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है। आप खुद ही बता सकते हो, जिसका मास ज्यादा होगा उसके चलने की स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी? जिसका मास ज्यादा होगा उसके चलने की स्पीड कम होगी, और अगर चलने की स्पीड कम है तो रेट इनडायरेक्टली क्या है उसकी रेट कम है। इज दैट क्लियर? मतलब अगर फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स को मैं सेम इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं, दो ऑब्जेक्ट्स को मैं सेम इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कम है। अगर मैं सेम इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं, आप मुझे खुद ही बोल सकते हो कौन सा वाला ऑब्जेक्ट तेजी से चलेगा, किसकी रेट ज्यादा होगी? उस वाले पार्टिकल की, उस वाले ऑब्जेक्ट की रेट ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा। यही हमने किससे बेसिकली एक्सप्लेन किया? ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन में। कैसे? देखिए आप, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, एज पर ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, यहां पे लिख रहा हूं मैं रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन is inversely proportional to square root of molar mass, is inversely proportional to square root of molar mass of the gas।
valid at constant pressure and temperature. Valid at constant pressure and temperature. Constant pressure और temperature पे हमेशा rate of effusion या diffusion that be inversely proportional to molar mass. मतलब अगर mass ज्यादा होगा फिर speed कम होगी. Speed मतलब rate कम होगी. अगर mass कम होगा that means rate ज्यादा होगी. Is that clear? ये आपको समझ आ गया होगा. इस चलने का मतलब क्या है? चलने का मतलब है speed ज्यादा होने का मतलब है rate ज्यादा होना. Is that clear? So as per Graham's law of diffusion or effusion is concerned, rate of effusion or diffusion is inversely proportional to square root of molar mass of the gas. Clear? अब एक और चीज, अगर आपके पास दो गैसेस दिए होंगे, बात समझना, अगर मेरे पास इस कंटेनर में एक गैस है, इस कंटेनर में दूसरा गैस प्रेजेंट है, ठीक? लेट्स से जो यहां पे गैस प्रेजेंट है, लेट्स से दिस इज गैस 1, दिस इज गैस 2. लेट्स से जो यहां पे गैस है, इसका मोलर मास है m1 के बराबर, इसका मोलर मास किसके बराबर है? m2 के बराबर. जितना यहां का प्रेशर है उतना ही यहां का प्रेशर है, जितना यहां का टेम्परेचर है उतना ही यहां का टेम्परेचर है. मतलब मैं प्रेशर और टेम्परेचर क्या रख रहा हूं? दोनों के लिए कांस्टेंट रख रहा हूं, सेम रख रहा हूं. क्लियर? ठीक. अब अगर मैं आपको बोलूं, अगर m1 की वैल्यू ज्यादा हुई m2 से, if m1 is greater than m2, that means molar mass of gas 1 is greater than molar mass of gas 2. That means इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, और जिसका मास कम होता है उसकी रेट क्या होती है? उसकी रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होता है? ज्यादा होता है. क्या ऐसे यहां पे रेट ऑफ इफ्यूजन और या डिफ्यूजन ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज़ यहां का मोलर मास ज्यादा है, यहां का मोलर मास कम है. इज दैट क्लियर? Let's say यहां पे for example, let's say V1 ml of this gas is escaping out in time t1 seconds. In time t1 seconds. Time t1 seconds में इस गैस के कितने ml इफ्यूज हुए? For example V1 ml. ठीक है? At the same time यहां पे for example V2 ml. Let's say यहां पे V2 ml of gas diffuse हुए कितने टाइम में? Let's say t2 seconds में. ठीक है? लेट्स से यहां पे V2 ml गैस डिफ्यूज हो रहा है या इफ्यूज हो रहा है कितने टाइम में? t2 सेकंड्स में. क्या आप यहां पे रेट डिफाइन कर सकते हो इसकी रेट ऑफ इफ्यूजन? डेफिनेटली आप लिखोगे रेट विल बी इक्वल टू व्हाट? V1 डिवाइड बाय T1. क्या यहां पे रेट डिफाइन कर सकते हो इस वाले गैस के लिए? दैट बी व्हाट? दैट बी V2 डिवाइड बाय T2. यहां पे मैं रेट डिफाइन कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यहां पे मैं रेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में डिफाइन नहीं कर रहा हूं. ठीक है? अब देखिए, अगर मैं गैस 1 की रेट ऑफ इफ्यूजन लिखूं, वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R1 से. R1 is inversely proportional to under root of M1. Is that clear? As per this statement is concerned. Similarly, अगर मैं गैस 2 के लिए R2 rate of effusion define करूं, that will be inversely proportional to under root of M2 molar mass of 2. Is that clear? ठीक. तो यहां पे proportionality साइन हटा दिया, तो यहां पे क्या आ गया? इक्वालिटी और ये कांस्टेंट बन गया. यहां पे भी proportionality साइन हटा दो, ये आ गया इक्वालिटी और ये कांस्टेंट आ गया. ठीक है? ये आपके पास फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है. दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करो, दोनों इक्वेशंस को क्या करो आप? डिवाइड. तो R1 डिवाइड बाय R2, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 1, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैस 2, it will be always equal to under root of M2 divided by M1. And this formula is valid at only constant pressure and temperature. This is valid at constant pressure and temperature. Is that clear? ठीक है? अब देखिए आप R1 को मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं. See, we know R1 क्या है? Rate of effusion of this gas. R1 should be equal to what? V1 divided by T1. Similarly, R2 should be equal to what? V2 divided by T2. क्या मैं इनको यहां पे R1 के बदले लिख सकता हूं V1 divided by T1 होल डिवाइड बाय R2 के बदले क्या आ जाएगा? V2 divided by T2. ठीक है? ये एक जनरल फॉर्मूला आप याद रखोगे जिससे आप दो गैसेस की रेट्स ऑफ इफ्यूजन्स को या डिफ्यूजन्स को कंपेयर कर सकते हो. मतलब जब भी आपके पास दो कंटेनर्स में दो गैसेस होंगे जिनका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उस टाइम पे अगर आपको रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, दोनों गैसेस की रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन को कंपेयर करना होगा, आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? यू विल बी ऑलवेज यूजिंग दिस फॉर्मूला. R1 divided by R2 is equal to under root of M2 divided by M1, which is also equal to what? V1 by T1 divided by V2 divided by T2. Clear? ये एक फॉर्मूला होगी, but this is valid at constant pressure and temperature. Now we already know. देखिए हमें ऑलरेडी पता है, अगर आपको याद होगा डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस क्या होता है? Pm is equal to dRT. This is the density form of ideal gas equation. ठीक है? कांस्टेंट क्या क्या रखा है मैंने प्रेशर और टेम्परेचर रखा है कांस्टेंट. अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, R की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, कहने से मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी.
Molar mass is directly proportional to density. At constant pressure and temperature, molar mass is directly proportional to density. तो जहां-जहां आपको यहाँ इस इक्वेशन में molar mass दिख रहा है, उसको रिप्लेस करो उनकी अपनी डेंसिटीज से. Is that clear? तो यहाँ पे आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगी, which will be equal under root of m2 के बदले क्या लिख सकता हूँ? What was m2? m2 was the molar mass of gas 2. यहाँ पे आ जाएगा density of gas 2 divided by what was m1? m1 was molar mass of gas 1. यहाँ इसके बदले क्या आ जाएगा? Density of gas 1. तो ये वाली फॉर्मूला भी वैलिड होगी कहाँ पे? Constant प्रेशर और टेम्परेचर पे. इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी चीज है, जब भी आपको दो गैसेस की रेट्स ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन को कंपेयर करना होगा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, आप हमेशा ये वाली फॉर्मूला यूज किया करोगे. इज दैट क्लियर? दिस वाज नंबर 1. नंबर 2. देखिए, अभी तक मैंने प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखा था? कांस्टेंट. अब मैं यहां पे कंडीशन लिख रहा हूं, इफ P is not, if pressure is not constant. अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो तब क्या करोगे आप? तब कैसे आप रेट्स को कंपेयर करोगे, दो गैस की रेट्स को कंपेयर करोगे? देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कंटेनर में लेट्स से हीलियम गैस लिया है. कौन सा? हीलियम गैस. लेट्स से यहां पे भी मैंने हीलियम गैस लिया है. ठीक है, कौन सा गैस है यहां पे? हीलियम गैस. इज दैट क्लियर? या हटा दो आप, यहां पे गैस ए रख लो, यहां पे गैस बी रख लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गैस ए का प्रेशर, या पहले आप हीलियम भी रखो, उससे आपको समझ आ जाएगा. एक ही टाइप ऑफ गैस रखो यहां पे. लेट्स से यहां पे मैंने गैस रखी हीलियम, यहां पे कौन सी रखी मैंने? हीलियम गैस रखी. ठीक है, लेट्स से यहां का प्रेशर, यहां जो गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया होगा, लेट्स से दैट प्रेशर इज इक्वल टू 10 एटमॉस्फेयर. दैट प्रेशर इज इक्वल टू 10 एटमॉस्फेयर. इस गैस का प्रेशर कितना है? फॉर एग्जांपल 10 एटमॉस्फेयर. लेट्स से इस वाले गैस का प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर. इस वाले गैस का प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेयर. आप मुझे बता सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन कहां पे ज्यादा होगा? कहने से जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा तेजी से गैस निकल रही होगी. जहां पे ज्यादा तेजी से गैस निकल रही होगी दैट मींस वहां का रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन उतना ज्यादा है. सो कैन आई सिंपली जनरलाइज स्टेटमेंट, जहां का प्रेशर गैस का ज्यादा होगा वहां की रेट ज्यादा होगी. इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी टर्म्स में यहां पे लिख रहा हूं मैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. और ऑलरेडी हमने देखा है रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास. स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास. ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक और चीज आ गई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. ये कब की बात है? यहां पे कांस्टेंट क्या है? यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है. यहां पे टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगर यहां पे आपके पास दो डिफरेंट गैसेस दिए होंगे, लेट्स से दिस इज गैस ए एंड दिस इज गैस बी. ठीक है, दोनों लेट्स से इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर कितना है? इसका प्रेशर P2 है. लेट्स से इस एक गैस का प्रेशर P1 है, दूसरे गैस का प्रेशर इज P2. यहां से भी गैस निकल रही होगी, कौन सी गैस? गैस ए. यहां से भी गैस निकल रही होगी, कौन सी गैस? गैस बी. इज दैट क्लियर? लेट्स से यहां पे VA ml ऑफ गैस निकल रहा है, कितने टाइम में? टाइम TA सेकंड्स में. लेट्स से यहां पे VB ml ऑफ गैस निकल रहा है, कितने टाइम में? लेट्स से टाइम TB सेकंड्स. लेट्स से गैस ए का मोलर मास इज Ma, गैस बी का मोलर मास इज Mb. और यहां पे कांस्टेंट क्या रख रहे हो आप? सिर्फ यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो. क्या रख लिया आपने? टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया. अब मुझे इन दो गैसेस की रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है, किस गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा और किस गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा. सिंपली क्या करूंगा मैं? देखिए मैं लिखूंगा यहां पे, देखिए अगर मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गैस के लिए, पहले वाले गैस के लिए, गैस ए के लिए यहां पे आप प्रेशर रख लो, लेट्स से PA, यहां पे प्रेशर कितना रख लो आप? यहां पे प्रेशर आप PB रख लो. अब देखिए आप, अगर मैं यहां पे पहले वाले गैस के लिए रेट डिफाइन करूं, RA will be equal, कहने से RA will be equal to first of all VA divided by TA, definitely. ठीक है, which should be also equal. देखिए R is directly proportional to pressure, inversely proportional to square root of molar mass. Is that clear? अगर मैं ये proportionality साइन हटा दूं, क्या ये आ जाएगा? is equal to K times P divided by root 10. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं R के बदले RA is equal K times P के बदले क्या आ जाएगा? PA divided by under root of MA. क्लियर? ठीक है, ये आपके पास RA की रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस से आ गया.
ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैस बी आ सकता है मेरे पास, आर बी विल बी इक्वल टू व्हाट, वीबी डिवाइडेड बाय टीबी, वीबी डिवाइडेड बाय टीबी व्हिच शुड बी इक्वल टू के टाइम्स पीबी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ LB. Is that clear? ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई. This is the rate of effusion or diffusion of gas B. This is the rate of effusion or diffusion of gas A. Keeping what constant? Keeping temperature constant. Is that clear? इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो. ठीक है. अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे, आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिससे आप दो गैसेस की रेट्स ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन को कंपेयर कर सकते हो जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा. इन दोनों को डिवाइड कर लो. आप देखिए आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी. इक्वेशन क्या है वो देखिए आप. आपके पास इक्वेशन आ जाएगी RA डिवाइडेड बाय RB which is equal to VA divided by TA multiplied by, this is TB multiplied by VB, which is also equal to what? Which will be equal to PA divided by PB under root of MB divided by MA. मतलब मैंने इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने. ठीक है. तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गई. ये फॉर्मूला जो है ये कहां पे वैलिड होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बट प्रेशर विल बी चेंजिंग. प्रेशर गैस का चेंज हो रहा होगा. इज दैट क्लियर? ये वाली फॉर्मूला से आप कभी भी कंपेयर कर सकते हो दो डिफरेंट गैसेस के या दो सेम गैसेस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को. कीपिंग व्हाट कांस्टेंट? कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? ठीक है. ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आप देखोगे जब मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा वहां पे सिर्फ हमें अगर फॉर्मूलाज याद हुई तब हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं. अगर फॉर्मूलाज याद नहीं हुई तब हम क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? वन मोर थिंग, एक और चीज यहां पे देखिए आप. अगर फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा, इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग, ठीक है. देखिए आप उस टाइम पे क्या करेंगे, आप लिखोगे रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M. ठीक है. अंडर रूट ऑफ ये कब वैलिड है? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा. वैसे इस पे तो क्वेश्चंस नहीं बनते आपके पास, बट बन भी सकता है कभी भी. ठीक है. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर मास का स्क्वायर रूट. सिमिलरली अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे दो गैसेस की रेट्स को कंपेयर करना होगा, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? R1 डिवाइडेड बाय R2 शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट? अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 डिवाइडेड बाय T2. ये आपके पास इक्वेशन कब ये आप यूज करोगे? जब कभी भी आपके पास दो गैसेस दिए होंगे और दोनों गैसेस के टेम्परेचर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. और उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पे आपको दोनों गैसेस की रेट्स ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को कंपेयर करना है. तब उस टाइम पे आप ये इक्वेशन यूज करोगे. ठीक है. मोस्ट प्रॉब्ली इससे आपके पास क्वेश्चंस नहीं बनते. जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इन फॉर्मूला से बनेंगे जो हमने अभी तक डिस्कस करे. इज दैट क्लियर? अब देखिए आप एक चीज, देखिए हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आ गई वो मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं. सबसे पहले हमने डिराइव कर लिया था R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे T2 यहां पे V2 which should be equal to अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1 which is also equal to अंडर रूट ऑफ D2 डिवाइडेड बाय D1. और ये वाली फॉर्मूलास कहां पे वैलिड थी? कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे. जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या था? यहां पे लिख रहा हूं मैं, प्रेशर और टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है. क्लियर? फिर उसके बाद जब प्रेशर चेंज हो रहा था हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गई थी R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल सिंपल V1 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे V2 व्हिच इज इक्वल P1 डिवाइडेड बाय P2 अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1. ये मेरे पास कौन सी फॉर्मूला आ गई थी? जब प्रेशर चेंज हो रहा था. ठीक है. तीसरी फॉर्मूला जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो R1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू किसके बराबर आई थी? R1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू आ गई थी अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय M1 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे M2 और यहां पे T2. ये कब की बात है? जब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा.
ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूलाज में बहुत सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन हमारे पास बनता है, और कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो ग्राम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन पे पूछा जा सकता है, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए आप, a sample of SO2 gas escapes through a hole in 122 seconds. How long will it take for the oxygen to effuse the same volume under similar conditions? देखिए मतलब क्या है क्वेश्चन का, आपके पास कंटेनर में यहां पे फॉर एग्जांपल SO2 गैस दिया है, ठीक है, और यहां पे कंटेनर में आपके पास कौन सा गैस दिया है, यहां पे ऑक्सीजन गैस दी गई है, ठीक है, दोनों की कंडीशन, दोनों कंटेनर्स की कंडीशन सेम, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, a sample of SO2 gas escapes through a hole in 122 seconds. For example, SO2 का VML, SO2 का VML escape हो रहा है, ठीक है, और कितने टाइम में escape हो रहा है, time taken by SO2 to escape the volume VML is equal to how much, 122 seconds. मतलब SO2 के VML को escape होने में कितना टाइम लग रहा है, 122 seconds. How long will it take for oxygen to effuse the same volume? मतलब अगर ऑक्सीजन का सेम वॉल्यूम इफ्यूज होना चाहिए, मतलब अगर ऑक्सीजन के भी VML इफ्यूज होने चाहिए, तब ऑक्सीजन के VML को इफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा, हमें T of O2 कैलकुलेट यहां पे करना है। Is that clear? अगर आप देख रहे हो यहां भी VML इफ्यूज हो रहा है, यहां भी VML इफ्यूज हो रहा है, यहां के VML को कितना टाइम लग रहा है इफ्यूज होने में, 122 सेकंड्स। हमें बोलना है कि ऑक्सीजन के सेम VML को इफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा। रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है, व्हाट इज द रिलेशन, यहां पर लिखूंगा मैं or rate of effusion of SO2 divided by rate of effusion of O2. Rate of effusion of SO2 divided by rate of effusion of O2. This should be equal to what? This should be equal to volume of SO2 effused divided by time taken by SO2 to effuse divided by volume of O2 divided by time taken by O2, which should be equal to under root of molar mass of O2 divided by molar mass of SO2. Is that clear? ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल्यूम ऑफ SO2 कितना इफ्यूज हो रहा है, VML, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना इफ्यूज हो रहा है, VML। क्या ये और ये टर्म कैंसिल होगी, कैंसिल होगी आपके पास, तो आपके पास अगर आप इन दो को कंपेयर कर रहे हो, इन दो को अगर आप कंपेयर करोगे, आपके पास आ गया TO2 डिवाइडेड बाय TSO2 should be equal to under root of m of molar mass of O2 divided by molar mass of SO2. Is that clear? TO2 हमें कैलकुलेट करना है, divided by TSO2, time taken by SO2 to effuse the volume V is equal to what, 122, which should be equal to under root of O2 का मोलर मास कितना होता है 32, SO2 का मोलर मास कितना होता है 64। तो मेरे पास यहाँ पे time taken by O2 to effuse the same V volume, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 122 divided by under root 2 seconds. Is that clear? या आप लिख सकते हो इसको time taken by O2 to effuse the volume VML is equal to what? This will be equal to 61 under root 2 seconds. Is that clear? अगर आप देख रहे हो यहाँ पर SO2 के VML को कितना टाइम लग रहा था इफ्यूज होने में 122 seconds, whereas O2 के सेम VML को इफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 61 root 2 seconds. Clear? Alright, our next question is 50 ml of each gas A and B takes 150 seconds and 200 seconds respectively to effuse through a pinhole under same conditions. If the molar mass of B is 36 grams per mole, then the molar mass of A will be. देखा, इस क्वेश्चन को या तो आप सीधे फॉर्मूला R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1 से सॉल्व कर लो, या आप फॉर्मूला यूज करने के बगैर ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए आप कैसे, देखिए आपके पास कंटेनर में आपके पास बेसिकली दो कंटेनर्स है, ठीक है, एक कंटेनर में गैस A है, दूसरे कंटेनर में कौन सी गैस प्रेजेंट है, गैस B। यहां पे गैस A प्रेजेंट है, यहां पर गैस B प्रेजेंट है। 50 ml ऑफ ईच गैस इफ्यूज हो रहा है, यहां से गैस A के 50 ml इफ्यूज हो रहे हैं और यहां पे गैस B के 50 ml इफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, यहां पे 50 ml इफ्यूज हो रहे हैं और यहां पे 50 ml इफ्यूज हो रहे हैं, ठीक। अब गैस A के 50 ml को इफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है, गैस A के 50 ml को इफ्यूज होने में 150 सेकंड्स लग रहा है, और गैस B के इफ्यूज होने में कितना, गैस B के 50 ml को इफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है, 200 सेकंड्स लग रहा है, ठीक है।
इफ द मोलर मास ऑफ बी इज 36 ग्राम्स पर मोल, बी का मोलर मास किसके बराबर दिया गया है? बी का मोलर मास इज 36 grams per mole. We have to calculate molar mass of A. We have to calculate molar mass of A. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास दो कंटेनर्स है, एक कंटेनर में गैस A भरी है, दूसरे कंटेनर में गैस B प्रेजेंट है, ठीक है? गैस A के 50 ml फ्यूज हो रहे हैं, गैस B के भी 50 ml फ्यूज हो रहे हैं। गैस A के 50 ml को इफ्यूज होने में 150 सेकंड्स लग रहे हैं और गैस B के 50 ml को इफ्यूज होने में 200 सेकंड्स लग रहे हैं। अगर आप देख रहे हो वॉल्यूम तो दोनों जगह सेम एस्केप हो रहा है, बाहर आ रहा है, समझ रहे हो? यहां पे 50 ml को 150 सेकंड लग रहे हैं फ्यूज होने में, यहां के 50 ml को 200 सेकंड लग रहे हैं फ्यूज होने में। दैट मींस यहां पे टाइम कम लग रहा है, जहां पे टाइम कम लग रहा होगा वहां पे रेट ऑफ एफ्यूजन ज्यादा होगी, जहां पे टाइम कम लग रहा होगा एफ्यूज होने में वहां पे रेट ऑफ एफ्यूजन ज्यादा होगी। एंड वी नो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर यहां की रेट ज्यादा है दैट मींस यहां का मोलर मास यहां के मोलर मास से कम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? दैट मींस ए का मोलर मास बी के मोलर मास से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बी का मोलर मास ऑलरेडी आपको दिया है 36, दैट मींस ए का मोलर मास 36 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शंस में आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 36 से कम है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मींस 20.25 grams per mole will be the molar mass of gas A. Is that clear? Alright, next question जो आप देख रहे हो, X ml of H2 gas diffuses through a hole in 5 seconds at 5 atmosphere। मतलब आपके पास अगर मेरे पास एक कंटेनर है, देखिए आप इस कंटेनर में कौन सी गैस रखी है? मैंने H2 गैस रखी है, ठीक है? और इस H2 गैस का प्रेशर दिया गया है P of H2 is given as how much? 5 atmosphere, right? अब क्वेश्चन में क्या दिया है? X ml of H2 gas diffuses। इस H2 गैस के कितने ml diffuse हो रहे हैं? इस H2 गैस के X ml diffuse हो रहे हैं, समझ रहे हो आप? इस H2 गैस के X ml को इफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है? मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइम टेकन बाय H2 गैस टू इफ्यूज द X ml इज हाउ मच? इज 5 सेकंड्स, ठीक है? The time taken by O2, the time taken by O2 gas to effuse the same volume at 10 atm will be। देखिए यहाँ पे मेरे पास दूसरा ही कंटेनर है जिसमें O2 गैस भरी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे O2 का प्रेशर दिया गया है कितना? O2 का प्रेशर दिया गया है 10 एटमॉस्फेयर, राइट? और यहाँ पे O2 के भी कितने ml इफ्यूज हो रहे हैं? सेम वॉल्यूम X ml इफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है? हमें बताना है कितना टाइम लगेगा O2 के सेम X ml को इफ्यूज होने में। टाइम टेकन बाय O2 गैस टू इफ्यूज। क्लियर? देखिए आपके पास दो कंटेनर्स दिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां का प्रेशर अलग है, यहां का प्रेशर अलग है। यहां के X ml को इफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड्स। अब यहां के X ml को इफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अगर देख रहा हो प्रेशर चेंज हो रहा है, दैट मींस कौन सी रिलेशन हम यूज करेंगे? प्रेशर वाली रिलेशन यूज करेंगे। और प्रेशर वाली रिलेशन हमारे पास कौन सी है? मैं लिखूंगा यहां पर रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ O2 अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2। क्लियर? ठीक है? अब देखिए आप ये किसके बराबर खुद होना चाहिए? रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 को लिख सकता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय H2 डिवाइडेड बाय, यहां पे लिखूंगा V ऑफ O2 डिवाइडेड बाय T ऑफ O2। क्लियर? अब देखिए वॉल्यूम ऑफ H2 कितना इफ्यूज हो रहा है? X ml। वॉल्यूम ऑफ O2 भी कितना इफ्यूज हो रहा है? X ml। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ H2 वॉल्यूम ऑफ O2 कैंसिल हो गया, ठीक? क्या मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूं? इजीली आई कैन इक्वेट, सो आई कैन सिंपली राइट T of O2 divided by T of H2 is equal T of O2 divided by T of H2 is equal P of H2 का प्रेशर कितना दिया है? 5 divided by 10 under root of मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है? 32 divided by H2 का कितना होता है? 2। ठीक है? अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो। देखिए आप T of O2 हमें कैलकुलेट करना है, T of O2 कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय T of H2 दिया है किसके बराबर? 5 is equal 5 by 10 कितना होता है? 5 by 10 1 by 2, ठीक? अंडर रूट ऑफ 32 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 60। तो T of O2 यहां से कितना आ जाएगा? ये हो गया 4 डिवाइड बाय 2 हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया? 10। तो यहां पे O2 के सेम X ml को इफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड्स लगेगा यहां पे O2 के सेम X ml को इफ्यूज होने में। ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन था, बट रिलेशन कौन सी यूज करनी थी आपको? प्रेशर वाली, जहां पे प्रेशर चेंज हो रहा था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
1 mole of N2 gas at 0.8 atmosphere. आपके पास एक कंटेनर में N2 गैस दिया है, लेट्स से दिस इज द कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में कौन सी गैस भरी हुई है? N2 गैस भरी हुई है, ठीक है, और यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल ऑफ N2 गैस एट 0.8 atm. Pressure of N2 gas inside this container is how much? 0.8 atm. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया है इस N2 गैस का 1 मोल एफ्यूज हो रहा है। अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ वॉल्यूम वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे मोल्स के टर्म्स में दिया है, देखिए आप, अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस N2 गैस का 1 मोल एफ्यूज हो रहा है, ठीक है, और इस N2 गैस के 1 मोल को एफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है? यहाँ पे टाइम लग रहा है 38 सेकेंड्स, 38 सेकेंड्स, ठीक है। Why? 1 मोल ऑफ एन अननोन xenon फ्लोराइड, और मेरे पास दूसरा एक कंटेनर है जिसमें मैंने एक अननोन xenon फ्लोराइड रखा है। अननोन xenon फ्लोराइड मतलब XeFx, ये x कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्वेश्चन में क्या दिया है? हमारे पास एक कंटेनर जिसमें अननोन xenon फ्लोराइड है, ठीक है। अब इस अननोन xenon फ्लोराइड, इसका प्रेशर कितना है? प्रेशर ऑफ XeFx कितना दिया गया है? 1.6 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और इसके कितने मोल्स यहाँ पे एफ्यूज हो रहे हैं? इसका भी 1 मोल यहाँ पे एफ्यूज हो रहा है, और इसके 1 मोल को एफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है? इसके 1 मोल को एफ्यूज होने में 57 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। The formula of an unknown xenon fluoride is, the formula of an unknown xenon fluoride is, मतलब हमें इस unknown xenon fluoride की फॉर्मूला कैलकुलेट करनी है, मतलब बेसिकली मुझे x की वैल्यू पता करनी है, is x2, is x4, is x6 और whatever, वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे? देखिए आप, मैं इन दोनों कंटेनर्स में जो आपके पास गैसेस है, इन दोनों गैसेस के रेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपेयर करूंगा, जिससे मेरे पास xenon fluoride का मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास xenon fluoride का मोलर मास आ गया, मैं इजीली इस x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए आप कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, लेट्स से मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ N2, रेट ऑफ डिवीजन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ XeFx, रेट ऑफ XeFx इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं V1 डिवाइड बाय, आई मीन V ऑफ N2 बाय T ऑफ N2 लिखूंगा कि इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखूंगा? मैं यहां पे इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एस्केप्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय N2 गैस टू एस्केप, multiplied over, multiplied by number of moles of XeFx multiplied by time taken by XeFx, ठीक है। This should be, ये आपको समझ आ गया होगा, n डिवाइड बाई t और डिवाइड बाई n बाई t, ठीक, ऊपर t ऊपर आ गया, n नीचे रह गया, ठीक। दिस शुड बी इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी रिलेशन यहां पे यूज करूंगा? अगर आप देख रहे हो प्रेशर दोनों जगह चेंज हो रहा है, तो मुझे प्रेशर वाली रिलेशन यहां पे यूज करनी होगी, और प्रेशर वाली रिलेशन क्या है? मैं यहां पे लिखूंगा P ऑफ N2 डिवाइडेड बाय P ऑफ XeFx अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ XeFx डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2 गैस। इज दैट क्लियर? अब आप सिंपल क्या करो, इन दो पार्ट्स को, इन दो इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर लो, इसको और इसको आपस में इक्वेट कर लो। देखिए आप कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने एस्केप हो रहे हैं? 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ xenon फ्लोराइड कितने एस्केप हो रहे हैं? 1 मोल। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ xenon फ्लोराइड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। टाइम टेकन बाय xenon फ्लोराइड टू एस्केप कितना है? 57 seconds, correct? So this is 57 divided by नाइट्रोजन के 1 मोल को कितना टाइम लग रहा है एस्केप होने में? 38 seconds should be equal to pressure of N2 किसके बराबर? This is 0.8. pressure of xenon fluoride किसके बराबर? 1.6 under root of molar mass of XeFx divided by molar mass of नाइट्रोजन कितना होता है? N2 28 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां से आप मोलर मास ऑफ XeFx कैलकुलेट करोगे, जिसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी, ये हो गया 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/2, ये हो गया 19/3, 19/2, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 28 कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाइड बाय 28 इज 252. सो 252 ग्राम्स पर मोल किसका मोलर मास आ गया? xenon फ्लोराइड का मोलर मास आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास xenon फ्लोराइड है,
XCFX अननोन ज़ेनॉन फ्लोराइड है। इसका मोलर मास किसके बराबर है? इसका मोलर मास दिया गया है 252 जो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या मैं लिख सकता हूं इस मॉलिक्यूलर मास ऑफ XCFX के बदले एटॉमिक मास ऑफ xenon प्लस x टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल 252? ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं एटॉमिक मास ऑफ Xc जिसको मैं रिप्रेजेंट फॉर एग्जांपल किससे कर रहा हूं? कैपिटल X से। ठीक है, Xe ऑफ xenon आई मीन एटॉमिक मास ऑफ xenon प्लस x टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन कितना होता है? 19 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 52। ठीक है, और xenon को आपको मोलर मास ऑलरेडी पता हुआ है, आई मीन xenon का एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी पता है किसके बराबर होता है? 131 के बराबर। क्या यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू यहां से बराबर आ जाएगी 6 के। किसके बराबर? 6 के। अगर x की वैल्यू आपके पास आ गई दैट मींस जो अननोन फ्लोराइड आपने लिया था इसकी एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन गई? XeF6। दिस इज व्हाट वी वर सपोज्ड टू कैलकुलेट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ऑलराइट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप, फॉर 10 मिनट ईच एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम टू आइडेंटिकल होल्स नाइट्रोजन एंड एन अननोन गैस आर लीक्ड इनटू अ कॉमन वेसल ऑफ 4 लीटर कैपेसिटी। देखिए आप, मेरे पास एक वेसल है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी 4 लीटर्स। इसकी कैपेसिटी 4 लीटर्स। अब इसमें दो आइडेंटिकल होल्स है, एक होल यहां से फॉर एग्जांपल और एक होल यहां से। ठीक है, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम इन्हीं होल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? बेसिकली एक साइड से अननोन गैस इस कंटेनर में डाल रहे हैं और दूसरे साइड से कौन सी गैस डाल रहे हैं? नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल यहां से मैं N2 गैस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और यहां से मैं अननोन गैस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस कंटेनर में। ठीक है, फॉर ए स्पैन ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए मैंने यहां से N2 गैस इंट्रोड्यूस किया और यहां से अननोन गैस इंट्रोड्यूस किया फॉर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। इज दैट क्लियर? और इस कंटेनर की फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जब 10 मिनट के लिए यहां से N2 गया होगा, यहां से अननोन गैस गया होगा, कंटेनर में गैस भरी होगी। कौन कौन सी गैस? एक तो N2 प्लस एक अननोन गैस। करेक्ट, 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट के बाद आपने ये होल्स ये बंद किए होंगे। ठीक है, जब आपने होल्स बंद किए होंगे आपके पास एक क्लोज कंटेनर आ गया जिसमें N2 गैस आ गई और अननोन गैस आ गई। और जब आपके पास ये N2 गैस और अननोन गैस एक क्लोज कंटेनर आएगी उस टाइम पे रिजल्टिंग प्रेशर यहां पे कितना बन रहा होगा? जो प्रेशर यहां का है टोटल प्रेशर दैट इज 2.8 एटमॉस्फेयर। ये 2.8 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होगा ये N2 गैस की वजह से होगा और एक अननोन गैस की वजह से होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, और क्वेश्चन में एक और चीज दी है, द रिजल्टिंग प्रेशर इज 2.8 एंड द मिक्सचर कंटेन्स 0.4 मोल्स ऑफ N2। जो आपके पास ये मिक्सचर है, जब आपने ये कंटेनर वापस से क्लोज कर दिया, आई मीन ये होल्स क्लोज कर दिए, उसके बाद आपने चेक कर लिया आपके पास N2 के कितने मोल्स थे? 0.4 मोल्स। और गैस के भी, अननोन गैस के भी कुछ मोल्स होंगे। लेट्स से दैट मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Ng। क्लियर? अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें इस अननोन गैस का मोलर मास कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले क्या आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंटेनर का, जो इसमें गैस भरी हुई है, इसका टेम्परेचर दिया गया है? हाँ जी, टेम्परेचर यहां पे दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितने केल्विन हो गए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन हो गए? 273 केल्विन। तो यहां पे टेम्परेचर कितना है? फर्स्ट ऑफ ऑल 273 केल्विन। देखिए जब आपने ये होल्स वापस से बंद कर लिया उस टाइम पे यहां पे N2 गैस है और एक अननोन गैस है। N2 गैस के 0.4 मोल्स है और अननोन गैस के मोल्स फॉर एग्जांपल कुछ है। ठीक, और उस टाइम पे इस कंटेनर का प्रेशर कितना है? 2.8 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस कितना है? 4 लीटर। टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना है? 273। क्या मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन पैरामीटर्स को यूज करके यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ these gases निकाल सकता हूं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous mixture बेसिकली निकाल सकता हूं? डेफिनेटली मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous mixture, इस मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है कैसे कैलकुलेट करूंगा? N is equal to PV divided by RT। क्या आपको प्रेशर की वैल्यू दी गई है 2.8? क्या वॉल्यूम दिया गया है 4 लीटर? R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 0.5। तो ये 0.5 बेसिकली क्या आ गया आपके पास? These are the total number of moles which are contained in the container, right? अगर टोटल मोल्स आपके 0.5 है, देखिए आप क्वेश्चन में एक चीज वहीं से दी है, 0.5 मोल्स में से 0.4 मोल्स किसके? N2 के।
ठीक है। N2 के कितने मोल्स हैं 0.4, दैट मींस जो बचे हुए होंगे वो किसके होंगे, वो गैस के होंगे 0.1 मोल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो बेसिकली जब आप 10 मिनट तक ये अननोन गैस और N2 गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हो, N2 गैस के कितने मोल्स यहां पे जमा हो रहे हैं 0.4 और अननोन गैस के कितने मोल्स यहां पे जमा हो रहे हैं 0.1 मोल्स। इज दैट क्लियर? बट हमें क्या मोल्स कैलकुलेट करने थे कि हमें मोलर मास कैलकुलेट करना था, हमें मोलर मास कैलकुलेट करना था। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, सिंपल, मैं यहां पे रेट्स को कंपेयर करूंगा, रेट ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ एन अननोन गैस। ठीक है, मैं लिखूंगा यहां पे R of N2 डिवाइडेड बाय R of gas, R of unknown gas should be equal किसके बराबर होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय M1, मतलब अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2 गैस, और ये किसके बराबर होना चाहिए R of N2। इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 which are getting into the container डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 which are getting into the container डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय N2, कितना है वो 10 मिनट्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय गैस। इज दैट क्लियर? और फर्स्ट ऑफ ऑल जितना टाइम N2 और एक अननोन गैस इनको जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस कंटेनर में, कितने टाइम तक हम इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 10 मिनट तक। सो कहने से T ऑफ N2 और T ऑफ गैस सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो? डेफिनेटली। हम लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 किसके बराबर है 0.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन गैस किसके बराबर आ गया 0.1 शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस जो कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2 किसके बराबर है 28 के बराबर। इज दैट क्लियर? तो वैल्यू किसके बराबर आ गई यहां पे मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास अननोन गैस किसके बराबर आएगा, ये आ गया 4 पे 1 मतलब 4 स्क्वायर कर लो आ गया 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 28 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व कर लेना आप, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। इज दैट क्लियर? ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज a gaseous mixture contains O2 and another unknown gas। आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैस दिया है, एक मिक्सचर ऑफ गैस दिया है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कोई अननोन गैस प्रेजेंट है, राइट, जिसको मैं G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन द मोलर रेशियो ऑफ 4:1। तो इनके मोल्स का रेशियो कितना है यहां पे 4:1, करेक्ट। यहां पे आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैस दिया है जिनके मोल्स का रेशियो इज 4:1, diffuses through a hole in 245 seconds, diffuses through a hole in 245 seconds। मतलब इस मिक्सचर का कुछ वॉल्यूम फॉर एग्जांपल बाहर जा रहा है और कितना टाइम लग रहा है इसके वॉल्यूम को बाहर जाने में, दैट इज गिवन एज T ऑफ मिक्सचर में लिखूंगा, ठीक है। T ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 245 seconds। Under similar conditions, same volume of O2 takes 220 seconds to effuse। Find the molar mass of the gas। देखिए आपके पास एक गैसियस मिक्सचर दिया है जिसमें ऑक्सीजन गैस दी गई है और एक अननोन गैस दिया गया है, ठीक है। इनका मोलर रेशियो इज गिवन एज 4:1, ठीक। फॉर एग्जांपल इस मिक्सचर के x ml बाहर जा रहे हैं, इफ्यूज हो रहे हैं, कितने टाइम में 245 सेकंड्स में। एट द सेम टाइम अगर आपके पास सेम कंटेनर होगा और उस कंटेनर में आपके पास सिर्फ कौन सी गैस प्रेजेंट होगी, सिर्फ आपके पास ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है। उस ऑक्सीजन गैस के सेम वॉल्यूम को, उस ऑक्सीजन गैस के सेम x ml को इफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है 220 सेकंड्स, 220 सेकंड्स। फाइंड द मोलर मास ऑफ द गैस, फाइंड द मोलर मास ऑफ द गैस। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इजीली आप सॉल्व भी कर सकते हो। देखो आप कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास क्या है, एक मिक्सचर दिया गया है, दिस इज ऑक्सीजन गैस। अगर मैं मिक्सचर और O2 गैस इनके रेट्स को कंपेयर करूं, मेरे पास क्या आ सकता है, मेरे पास यहां से कुछ ना कुछ टर्म आ जाएगी। कौन सी टर्म आ जाएगी, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको याद होगा मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, जब भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है हम उस टाइम पे उस मिक्सचर ऑफ गैसेस का क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज मोलर मास, अगर आपको याद होगा। और एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करने की फॉर्मूला भी मैंने आपको बताई थी, दैट इज m1n1 plus m2n2 plus dash 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 डिवाइड बाय n1 plus n2 plus n3, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। अब देखिए वो कॉन्सेप्ट यहां पे लिंक कैसे होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे क्या करने जा रहा हूं मैं, यहां पे इस मिक्सचर और ऑक्सीजन गैस की रेट्स को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं।
I'll be writing rate of mixture, rate of effusion of the mixture divided by rate of effusion of oxygen should be equal to what? Should be equal to volume of the mixture which is coming out divided by time taken by the mixture to come out whole divided by volume of O2 which is coming out divided by time taken by the oxygen gas which is coming out, right? This should be equal to what? This should be equal to under root of molar mass of O2 divided by molar mass of mixture. क्या मैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर लिखूंगा कि एवरेज मोलर मास लिखूंगा? I'll be writing average molar mass because मिक्सचर का मोलर मिक्स जब भी हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर होता है, एक गैसियस मिक्सचर के लिए हम हमेशा एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैं इन दो इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूं, इन दो टर्म्स को इक्वेट कर सकता हूं? डेफिनेटली। देखिए आप अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे इस मिक्सचर के कितने ml डिफ्यूज हो रहे हैं? xml। यहां पे O2 गैस के कितने ml डिफ्यूज हो रहे हैं? xml। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ O2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया यहां पे? टाइम ऑफ द मिक्सचर, T ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय सॉरी दिस इज T ऑफ O2, ठीक है? तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा T ऑफ O2 डिवाइडेड बाय T of mixture should be equal to under root of molar mass of O2 किसके बराबर होता है? O2 का molar mass is what? This is 32 divided by average molar mass of the mixture। क्या आपको O2 का टाइम दिया है? T of O2 दिया आपको 22 seconds, I mean 220 seconds। मिक्सचर का भी टाइम दिया है 245 seconds। तो T of O2 के बदले यहां पे क्या आ जाएगा? T of O2 के बदले आ जाएगा 220 divided by 245। This should be equal to what? Under root of 32 divided by MAV, M average। क्या यहां से आप M average की वैल्यू कैलकुलेट कर सकोगे? यहां से आपके पास M average की वैल्यू आ जाएगी। बट क्या हमें M average कैलकुलेट करना था? एवरेज मोलर मास? हमें एवरेज मोलर मास कैलकुलेट नहीं करना था, हमें मोलर मास ऑफ दिस गैस कैलकुलेट करना था। हमें मोलर मास ऑफ दिस गैस कैलकुलेट करना था। उसके लिए मैंने क्या कैलकुलेट किया? मैंने एवरेज मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर कैलकुलेट किया। नाउ देखिए क्या आप मुझे बता सकते हो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32। सो M1 की वैल्यू यहां पे 32 के बराबर। गैस का M2 हमें कैलकुलेट करना है। ये आपके पास N1 की वैल्यू है और ये आपके पास N2 की वैल्यू है। वी नो फॉर ए गैसियस मिक्सचर M average is always equal M1 N1 plus M2 N2 divided by N1 plus N2। क्या M average की वैल्यू यहां से आ गई होगी? डेफिनेटली आ गई होगी। M1 की वैल्यू आपको पता है 32, N1 भी पता है 4 के बराबर। M2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, N2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है दिस वन N1 plus N2। क्या यहां से आप M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? और M2 बेसिकली है क्या? M2 is the molar mass of the unknown gas which we were supposed to calculate। Is that clear? Alright guys, तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए इफ्यूजन डिफ्यूजन के बेसिस पे। जो भी आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने देख लिए, ठीक है? अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है? और वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बताऊंगा, ठीक है? देखिए आप यहां पे हेडिंग लिखी है मैंने, इफ इनिशियल मोल रेशियो ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर इज गिवन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल जो मेरे पास कंटेनर है, जो मेरे पास यहां पे कंटेनर है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द कंटेनर, ठीक है? लेट्स से इस कंटेनर में मैंने दो गैसेस रखी है, गैस 1 गैस 2। मैंने दो गैसेस यहां पे कंटेनर में रखी है। लेट्स से कंटेनर में आपके पास गैस 1 के मोल्स है N1 और गैस 2 के मोल्स है लेट्स से N2। गैस 2 के कितने मोल्स है? N2। देखिए क्या आप मुझे इस डेटा से बता सकते हो किस वाले गैस की एफ्यूजन रेट ज्यादा होगी और किस वाले गैस की एफ्यूजन रेट कम होगी? देखिए अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स इस मिक्सचर में ज्यादा होंगे, कहने से उस गैस का पार्शियल प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा। और जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, वी नो रेट ऑफ एफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ एफ्यूजन क्या होगी? उसकी रेट ऑफ एफ्यूजन ज्यादा होगी। सो इन जनरल जिस गैस के यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे कंटेनर में जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतना उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। एंड वी नो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। इज दैट क्लियर? अगर पार्शियल प्रेशर गैस का ज्यादा हुआ दैट मींस रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन क्या हो गया? वो भी फास्ट हो गया। सो कैन आई से यहां पे कैन आई से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द कंटेनर। जितने कंटेनर में जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसकी रेट ऑफ एफ्यूजन क्या होगी? ज्यादा होगी। और एट द सेम टाइम वी हैव ऑलरेडी सीन रेट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। इज दैट क्लियर?
अब अगर मुझे दो गैसेस की इफ्यूजन रेट्स को कंपेयर करना है, कैसे करूंगा मैं? आई विल बी राइटिंग R1 डिवाइडेड बाय R2। बताओ किसके बराबर होगा वो? N1 डिवाइडेड बाय N2 अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1। दिस इज हाउ वी कंपेयर रेट्स on the basis of number of moles of the gases which are inside the container, clear? अब एक और चीज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक होल किया है मैंने, ठीक है? इस होल से ये मिक्सचर बाहर आ रहा होगा, ये गैसियस मिक्सचर जो आपके पास है। अगर गैसियस मिक्सचर बाहर आ रहा होगा, दैट मींस गैस 1 भी कुछ बाहर आ रही होगी, गैस 2 भी बाहर आ रही होगी। लेट्स से गैस 1 के N1 मोल्स बाहर आ रहे हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं N1 आउट। दिस N1, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस N1, ठीक है? दिस इज द, ये N1 है क्या बेसिकली? This is number of moles of gas 1 inside the container. But ये N1 क्या है? ये वाला N1 है number of moles of gas 1 which are coming out of the container. Is that clear? Similarly, gas 2 के for example N2 moles बाहर आ रहे हैं, N2 out. ये N2 इस N2 के बराबर नहीं होगा, समझ लो आप? This is the number of moles of gas 2 in the container. और ये N2 क्या है? Number of moles of gas 2 which are coming out of the container. Clear? ठीक है? तो आपके पास क्या आ गया? N1 out divided by N2 out. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको रेट डिफाइन करी थी, अगर मुझे यहां पे लिखना होगा रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 1, अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स लिखना होता है, मैं रेट कैसे लिखता हूं? या तो V/T लिखता हूं या N/T लिखता हूं। N क्या है बेसिकली? N is not the number of moles which are inside the container. N is number of moles which are coming out of the container. अगर गैस 1 के लिए मैं रेट ऑफ इफ्यूजन लिख सकता हूं, क्या मैं लिखूंगा N1 out divided by time taken by gas 1 to come out? Is that clear? ठीक है? What is this N1 out? This is number of moles of gas 1 which are coming out of the container. Similarly, अच्छा इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R1 से। Similarly मैं R2 की वैल्यू देख सकता हूं, R2 किसके बराबर होगा? N2, number of moles of gas 2 which are coming out divided by time taken by N2 moles to come out. Is that clear? इससे मेरे पास क्या आ गया? R2 आ गया। क्या यहां से मैं R1 डिवाइड बाय R2 निकाल सकता हूं? R1 डिवाइडेड बाय R2 मैं डेफिनेटली निकाल सकता हूं। वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल N1, यहां पर देखो लिख क्या रहा हूं मैं, N1 आउट डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 डिवाइडेड बाय N2 आउट। और ये N1 आउट N2 आउट आपको समझ आ गया है। ये आपके पास ये वो वाले मोल्स नहीं है जो कंटेनर में है, ये वो वाले मोल्स हैं जो बाहर आ चुके हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल टाइम T में लेट्स से गैस 1 के N1 मोल्स को कितना टाइम लगा बाहर आने में? T टाइम। सिमिलरली फॉर एग्जांपल गैस 2 के N2 मोल्स को कितना टाइम लगा बाहर आने में? T टाइम। ठीक है? इज दैट क्लियर? ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल T1 की वैल्यू किसके बराबर है? T2 के बराबर। व्हाट वाज द T1 क्या था बेसिकली? गैस 1 के N1 मोल्स को कितना टाइम लग रहा है बाहर आने में। सिमिलरली गैस 2 के N2 मोल्स को कितना टाइम लग रहा है बाहर आने में, जो मैं T2 से रिप्रेजेंट करता था। अब मैं यहीं से बोल रहा हूं, मैं एक फिक्स टाइम इंटरवल में देख रहा हूं कि यहां एक फिक्स टाइम T इंटरवल T में, एक फिक्स टाइम इंटरवल T में मैं देख रहा हूं कि N1 मोल्स यहां पे बाहर आ रहे हैं और यहां पे कितने मोल्स बाहर आ रहे हैं? N2 मोल्स। किस टाइम इंटरवल में? T टाइम इंटरवल में। दैट मींस T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? T2 के बराबर। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं R1 divided by R2? R1 divided by R2 is nothing, it is just number of moles of gas 1 which are coming out of the container divided by number of moles of gas 2 which are coming out of the container. Is that clear? जरा आप खुद ही इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करो। R1 divided by R2 is equal to this, R1 divided by R2 is equal to this. क्या ये N1 और ये N1 सेम है? ये N1 और ये N1 सेम नहीं है। ये N1 कौन सा है? This is the number of moles of gases inside the container. ये N2 क्या है? Number of moles of gas 2 which are in the container. ये N1 क्या है? Number of moles of gas 1 which is coming out of the container. N2 number of moles of gas 2 which are coming out of the container. तो क्या मैं इन दो चीजों को इक्वेट कर सकता हूं? डेफिनेटली मेरे पास एक नई फॉर्मूला बन जाएगी जिससे आपका एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनती है यहां पर। वो क्या है? देखिए आप, उसके लिए मुझे फॉर्मूला पहले पता होनी चाहिए। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 which are coming out of the container divided by number of moles of gas 2 which are coming out of the container. This should be equal N1 divided by N2 under root of M2 divided by M1. ये मेरे पास एक नई फॉर्मूला यहां पे बन जाएगी, ठीक है? और इस नई फॉर्मूला से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास बनता है। वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप सबसे पहले।
देखिए आप क्वेश्चन लिखें, मिक्सचर ऑफ H2 and O2, mixture of H2 and O2 are in 2:1 mole ratio, are in 2:1 mole ratio, ठीक है, is allowed to diffuse, through a hole, what will be the composition of the mixture? What will be the composition? What will be the composition of the mixture coming out initially? देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मिक्सचर दिया गया है, किस किस का? H2 गैस का और O2 गैस का। लेट्स से मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है, जिसमें H2 गैस प्रेजेंट है और O2 गैस प्रेजेंट है। क्या आपको इन दो गैसेस का मोल रेशियो दिया है 2:1? इज दैट क्लियर? यहां पे मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है, इज अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू अ होल, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर कमिंग आउट इनिशियली? देखिए आप, जब आपके पास ये क्लोज कंटेनर था उस टाइम पे आपके पास H2 और O2 का मोल रेशियो कितना था? 2:1। जब आपने होल कर दिया होगा, यहां से कुछ गैस बाहर आ रही होगी, यहां से H2 के कुछ मोल्स बाहर आए होंगे और O2 के कुछ मोल्स बाहर आए होंगे। हमें बेसिकली वही बताना है, इनिशियली जब आपने ये खोला होगा, जब आपने यहां पे एक होल कर दिया होगा, यहां से जो गैसेस बाहर आ रही है, जो मिक्सचर ऑफ गैस बाहर आ रहा है, उसमें H2 और O2 का मोल रेशियो कितना है? इज दैट क्लियर? तो बेसिकली मुझे उस फॉर्मूला में कैलकुलेट क्या करना है, मुझे इस N1 में N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि मुझे N1 आउट डिवाइड बाय N2 आउट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है? मुझे N1 आउट डिवाइड बाय N2 आउट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे सिंपल मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। देखिए आप, मैं लिखूंगा N1 आउट, नंबर ऑफ N1 आउट मतलब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 which are coming out डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 which are coming out. This should be equal what? This should be equal number of moles of H2 which are inside the container divided by number of moles of O2 which are inside the container under root of molecular mass of O2 divided by molecular mass of H2. Is that clear? मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है जब ये मिक्सचर बाहर जा रहा होगा, उस मिक्सचर में H2 जो बाहर निकलने वाला मिक्सचर है उसमें H2 और O2 का मोल रेशियो कितना है। करेक्ट? देखिए, दैट मींस मुझे n of H2 डिवाइड बाय nO2 की वैल्यू चाहिए। देखो मैं क्या करूंगा, आई बी सिंपली राइटिंग nH2 आउट डिवाइड बाय nO2 व्हिच इज कमिंग आउट इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। किसके रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो ये क्या आ गया आपके पास 2 डिवाइड बाय 1 अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ O2 कितना है? मोलर मास ऑफ O2 आपके पास 32 है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखिए आप, ये हो जाएगा 32/2 कितना हो गया? 16 का रूट कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाई बाय वेट, दिस इज 32 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 16 का रूट कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 8। तो यहां पे आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 which are coming out of the container divided by number of moles of O2 which are coming out of the container is equal to basically 8 divided by 1. Is that clear? तो क्या मेरे पास जो यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स बाहर आ गए, क्या उनका मेरे पास मोल रेशियो आ गया? डेफिनेटली। उनका मोल रेशियो क्या है? मैं लिखूंगा यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 which are coming out, ठीक है, is to number of moles of O2 which are coming out is always equal to, यहां पे किसके बराबर होगा? 8:1 के बराबर होगा। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं और ये पैटर्न के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ये वाली इक्वेशन याद होगी। Is that clear? This was all about effusion and diffusion. Correct? Let's stop with this. Rest will be continuing in the next lecture. Alright guys. तो यहां पे हम इक्वेशन देखते हैं जिससे आप एक नई चीज सीखोगे यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिलेंडर है। लेट्स से दिस इज द सिलेंडर।
इस सिलेंडर की लेंथ दी गई है 1 मीटर, कितनी लेंथ दी गई है 1 मीटर, और इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है A के बराबर। ठीक है, आपके पास एक सिलेंडर दिया गया है और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी दी गई है 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंडर इज A। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इसके एक साइड से यहां से मैं लेट्स से HCl गैस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और इसके दूसरे साइड से मैं यहां पे NH3 गैस से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, एक साइड से मैंने यहां पे HCl इंट्रोड्यूस किया, दूसरे साइड से मैंने NH3 गैस यहां पे इंट्रोड्यूस करी। ठीक, नाउ यू गाइस विल बी नोइंग, आपने पढ़ा होगा आई मीन इनऑर्गेनिक में, जब भी NH3 और HCl कांटेक्ट में आता है, जब भी NH3 और HCl कांटेक्ट में आता है, NH3 गैस प्लस HCl गैस, ठीक है, ये कांटेक्ट में आकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं NH4Cl, NH4Cl। और ये जो NH4Cl होता है ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और ये यहाँ पे क्या बनाता है, ये यहाँ पे इसको ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। सो यू वुड हैव स्टडीड इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब भी NH3 गैस और HCl गैस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये NH4Cl सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? जो क्या होता है बेसिकली, जो एक प्रेसिपिटेट होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेसिपिटेट जहां पे बन रहा होगा, जहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, वहां से NH3 एंड की डिस्टेंस कितनी होगी? प्रेसिपिटेट से NH3 एंड, मतलब ये वाला एंड, ठीक है, प्रेसिपिटेट से NH3 एंड तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, एट व्हाट डिस्टेंस from NH3 end precipitate will get formed। देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HCl का मोलर मास पता होगा। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ HCl? दैट इज 36.5 grams per mole, right? What is the molar mass of NH3? Molar mass of NH3, you already know that is 17 grams per mole. Is that clear? यहां का molar mass ज्यादा, यहां का molar mass कम। Now we know rate is inversely proportional to what? Rate is inversely proportional to molar mass। पढ़ा है हमने। जहां पे molar mass ज्यादा होता है वहां पे गैस की स्पीड कम होती है। अगर मैं सेम टाइम पे यहां से HCl इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां से NH3 इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, किस गैस के चलने की स्पीड ज्यादा होगी? कहने से NH3 गैस के चलने की स्पीड ज्यादा होगी। व्हाट यू रिमेंबर, देखिए यहां से दोनों साइड से मैं एट ए टाइम दोनों गैस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जब मैं दोनों गैस इंट्रोड्यूस करूंगा, क्या दोनों गैसेस के चलने की स्पीड सेम होगी कि डिफरेंट होगी? दोनों गैसेस के चलने की स्पीड डिफरेंट होगी। व्हाई? बिकॉज़ दोनों गैस का यहां पे मोलर मास क्या है? डिफरेंट। और जिस गैस का मोलर मास कम होगा उसके चलने की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। कहने से यहां पे NH3 की स्पीड ज्यादा होगी, यहां पे HCl की स्पीड कम होगी। इज दैट क्लियर? अगर सेम टाइम पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से HCl, दूसरे साइड से NH3, बट NH3 के चलने की स्पीड ज्यादा है, HCl के चलने की स्पीड कम है। दैट मींस बीच में कहीं पे ये गैसेस कांटेक्ट में आ रहे होंगे, और जब भी ये गैसेस कांटेक्ट में आते हैं क्या बनाते हैं? ये NH4Cl बनाते हैं, जो किसके फॉर्म में होता है? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रेसिपिटेट होगा, विल इट बी क्लोजर टू HCl एंड और विल इट बी क्लोजर टू NH3 एंड? आप खुद ही बता सकते हो। देखिए NH3 के चलने की स्पीड ज्यादा है, HCl के चलने की स्पीड कम है। दैट मींस ये बीच में कहीं पे यहां प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। आई मीन यहां पे बेसिकली यहां पे इस वाले पोर्शन में HCl गैस और NH3 गैस आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, और यहां पे क्या बन रहा होगा? नीचे यहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा होगा NH4Cl। Is that clear? So first of all, this precipitate will be closer to the HCl end because HCl गैस की चलने की स्पीड यहां पर कम है as compared to NH3 गैस। Clear? देखिए फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो आपके पास, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x। किसके बराबर ली मैंने? x के बराबर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आप मुझे बता सकते हो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? दिस विल बी 1 minus x। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखिए आप, देखो ये वाला जो वॉल्यूम होगा, ये वाला जो वॉल्यूम, ठीक है, इस वॉल्यूम में कौन सी गैस प्रेजेंट होगी? कहने से इस वॉल्यूम में HCl गैस प्रेजेंट होगी। डेफिनेटली इस वॉल्यूम में कौन सी गैस प्रेजेंट होगी? HCl गैस। और ये जो आपके पास वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कौन सी गैस प्रेजेंट होगी? इस वॉल्यूम में क्या होगा? NH3 गैस प्रेजेंट होगी।
करेक्ट, ठीक है। अगर यहां पे HCl गैस है, यहां पे NH3 है और यहां पे ये मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट नीचे साइड डाउन हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए आप, क्या आप यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वॉल्यूम ऑफ HCl बता सकते हो? वॉल्यूम ऑफ HCl क्या होगा? दैट मींस वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, इज दैट क्लियर? Volume of HCl, volume of HCl should be equal. Volume of HCl should be equal. Volume of HCl will be equal to the volume of this part of the container, right? और we know volume of container जो आपका सिलेंडर के शेप में, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल we know volume is equal to area multiplied by distance. ठीक है, volume of HCl will be equal to area of cross section multiplied by this small distance x. Is that clear? ठीक है, तो यहां पे लिखूं मैं a multiplied by x, a multiplied by x. What is this a multiplied by x? This is basically volume of this part of the container. और इस वाले part of container में कौन सी गैस प्रेजेंट है? HCl गैस प्रेजेंट है. Similarly, आप मुझे volume of NH3 गैस भी हम बता सकते हो. Volume of NH3 will be equal to volume of NH3 gas will be equal to area of cross section, which is a multiplied by यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 minus x. So this will be a multiplied by 1 minus x. Correct? अब देखिए हम यहां देखिए, एक साइड से NH3 गैस आ रही है, दूसरी साइड से HCl गैस आ रही है, और सेम टाइम पे आप इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो. कहने से जितना टाइम HCl को यहां से यहां तक चलने में लगा होगा, उतना ही टाइम NH3 गैस को यहां से यहां तक चलने में लगा होगा. करेक्ट? देखिए आप सेम टाइम पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सेम टाइम पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बट एक की चलने की स्पीड ज्यादा है, दूसरे की चलने की स्पीड कम है. दैट मींस जितना टाइम HCl गैस को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा होगा, उतना ही टाइम NH3 गैस को यहां से यहां तक चलने में लगा होगा. Is that clear? So simply I can write here time taken by NH3 to reach this point should be equal to time taken by what? Time taken by HCl to reach the same point. Is that clear? ये कॉन्सेप्ट मैं यहां पे इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं. ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. कैसे? देखिए आप, आपके पास NH3 यहां से HCl है. क्या मैं दोनों गैसेस की रेट्स को यहां पे कंपेयर कर सकता हूं? डेफिनेटली आई कैन राइट रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl, रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl. क्या इसको लिख सकता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय NH3 टू रीच दिस पॉइंट divided by volume of HCl divided by time taken by HCl to reach the same spot, which should be equal to under root of m2 by m1, right? Under root of molar mass of HCl divided by molar mass of what? Molar mass of NH3. Correct? ठीक है, अब आप एक काम कर लो, यहां पर आप इन दो को आपस में इक्वेट कर लो. ठीक है, इन दो को आपस में क्या कर लो? इक्वेट. We already know time taken by NH3 is equal to time taken by HCl. तो ये वाली टर्म कैंसिल होगी, तो आपके पास बचा क्या? यहाँ पे आपके पास बच गया वॉल्यूम ऑफ NH3 divided by वॉल्यूम ऑफ HCl. It should be equal to under root of molar mass of HCl. अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है? 36.5 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NH3 भी ऑलरेडी आपको पता है कितना होता है? 17 के बराबर. ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ NH3 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम ऑफ HCl भी कैलकुलेट किया है. NH3 का वॉल्यूम किसके बराबर है? A multiplied by 1 minus x डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ HCl किसके बराबर होगा? A multiplied by x, which should be equal to under root of what? 36.5 divided by 17. क्लियर? यहां a से a कैंसिल हो गया, आपके पास एक इक्वेशन आ गई 1 minus x divided by x is equal to under root of 36.5 divided by 17. क्या यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे? और x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू विल कम एग्जैक्टली एज 0.4 मीटर्स. और ये x की वैल्यू बेसिकली है क्या? x की वैल्यू थी HCl एंड से प्रेसिपिटेट तक की डिस्टेंस. HCl एंड से प्रेसिपिटेट की कितनी डिस्टेंस है? 0.4 मीटर्स. बट क्या मुझे HCl एंड से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी थी? नहीं, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? NH3 एंड से प्रेसिपिटेट तक की डिस्टेंस कितनी है? दैट मींस मुझे 1 minus x की वैल्यू पूछी थी. इज दैट क्लियर? तो 1 minus x की वैल्यू यहां पे किसके बराबर होगी? 1 minus x will be equal to what? 1 minus 0.4 which will be 0.6 meters. That means इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया NH3 एंड से प्रेसिपिटेट तक की डिस्टेंस कितनी है? 0.6 meters. Is that clear? Which is what we were supposed to calculate. ठीक है, तो यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था. सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे यहां पे. जितना टाइम HCl को यहां से यहां तक चलने में लगा होगा, उतना ही टाइम NH3 को यहां से यहां तक चलने में लगा होगा.
क्लियर? और उसके बाद क्या किया था मैंने? उसके बाद सिंपली मैंने इन दोनों पार्ट्स के वॉल्यूम्स निकाले थे और इन दोनों वॉल्यूम्स में कौन से गैस प्रेजेंट है? यहां पे NH3 है, यहां पे HCl है। आपके पास वॉल्यूम ऑफ HCl आ गया था, आपके पास वॉल्यूम ऑफ NH3 आ गया था। फिर सिंपली मैंने दोनों गैस की रेट्स को कंपेयर किया और आपके पास एक इसका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, व्हिच वी वर सपोज्ड टू कैलकुलेट। ठीक है?